हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौमी एंड यू आर वाचिंग सोमी स्टेट टिप। यूक्रेन और रशिया का वॉर 11 डे पे है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और साफ नजर आ रहा है कि यूएसए एंड वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी कैसी होती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ और आप भी मेरे साथ अग्री करोगे जब आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखेंगे। इसलिए वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, आपको सब खेल समझ में आ जाएगा। ये मैं क्यों बोल रही हूँ अब सुनिए। अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज ने अभी तक ट्रूप्स यूक्रेन में नहीं भेजे हैं और तो और यूक्रेन अभी भी नाटो मेंबर नहीं बना है। यूक्रेन अभी तक ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर नहीं बना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यूक्रेन मीडिया में जिस वे में उनके प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, जिस प्रकार से वो स्लैम कर रहे हैं नाटो कंट्रीज को, वो कहीं ना कहीं वाजिब है। कुछ दिन पहले ही प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने नाटो से ये परमिशन मांगी थी कि यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन बना दिया जाए। ये जो रिक्वेस्ट वो कर रहे थे, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब सोचिए, अगर ये सेम चीज अफगानिस्तान या इराक में हुआ होता तो सब लोग हाँ बोल देते। ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसमें यूएसए का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इस वॉर में अभी तक यूएसए ने ट्रूप्स नहीं भेजे और जो हाफ हार्टेड सपोर्ट मिल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज एंड यूएसए से, वो यूक्रेन के लिए काफी नहीं है। यूएसए अभी भी गैस एंड ऑयल को रशिया से इंपोर्ट करता है और मजे की बात यह है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि हम रिएक्ट करें। ये जो वॉर चल रहा है, वो चाहता है कि हम रशिया को डिनाउंस करें। इराक, कोसोवो, अफगानिस्तान में जब ऐसे युद्ध हुए थे तब नाटो एंड यूएसए पूरे अपने दमखम के साथ कूद पड़े थे, पर इस बार यूक्रेन के मामले में 10 बार सोच रहे कूदने से पहले। जरा सोचिए, अगर यहाँ पे बाल्टिक कंट्रीज पे अटैक हुआ रहता, रशिया ने अटैक किया रहता, तो नाटो कंट्रीज क्या कुछ रिएक्ट नहीं करते? जरूर करते, पूरे के पूरे स्केल पे उन लोग युद्ध करने लग जाते। पर यहाँ पर यूक्रेन का जो सिचुएशन है बहुत ही ज्यादा दूभर टाइप का है। इतने सारे लोग हर दिन मर रहे हैं, फिर भी कोई भी सॉलिड कॉन्क्रीट स्टेप लिया नहीं गया है नाटो की ओर से। पुतिन जिस क्रेजी वे में अभी अटैक करे यूक्रेन के ऊपर, नाटो कंट्रीज पर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज कहीं ना कहीं पुतिन से अच्छे तरीके से डर चुके हैं। पुतिन का इस बार लक भी बहुत अच्छा है क्योंकि अभी के जो प्रेसिडेंट है यूएसए के, उनका इनडिसिव नेचर ही ये साफ साफ जाहिर करता है कि वो पुतिन के सामने खड़े नहीं हो सकते। प्रेसिडेंट बाइडेन ने जिस प्रकार से अफगानिस्तान से यूएसए के ट्रूप्स को निकाला था, उसी चीज से पुतिन को पता चल गया कि वो कितने कमजोर हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूक्रेन की जनता मर रही है और अभी तक नाटो, यूएसए, वेस्टर्न कंट्रीज बोले कितना भी बोले, कोई भी कॉन्क्रीट स्टेप्स लिया नहीं जा रहा है। सिर्फ सोच रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है और ये चलता ही जा रहा है। आज 11 डे है और आने वाले 1 महीने तक अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन तो नहीं बचने वाला। अभी तक जितने भी सैंक्शंस लगाए गए हैं, वो लग नहीं रहा है कि रशिया को रोकने के लिए काफी है। इस चीज से एक चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर हो रही है, वो ये है कि जो नजरिया यूएसए वालों का, नाटो का और वेस्टर्न कंट्रीज का ईस्ट की ओर है, वो बहुत अलग है। मुझे एक चीज बताइए, ये जो लोग यूक्रेन में मर रहे हैं, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके बचाव के लिए नाटो कंट्रीज को नहीं आना चाहिए था? क्या यूएसए को स्टेप नहीं लेना चाहिए था? अभी यूएसए एंड नाटो कंट्रीज को फुल ऑन स्टेप्स लेने चाहिए क्योंकि अकेले ज़ेलेंस्की से ये पुतिन नहीं रुकने वाला। हमें यूक्रेन के लोगों की मदद करनी चाहिए। इतने लोग पर डे मर रहे हैं, इस चीज से साफ जो रियल फेस नाटो का है, यूएन का है, वो दिखता है। इनके जो बड़े बड़े प्रोपेगेंडास चलते हैं ह्यूमैनिटी के नाम पे, वो दिख रहे कि कितने खोखले हैं। ये लोग अभी भी अपने आप को रोक के रखे हैं। साफ साफ बात है, वो पुतिन से डरते हैं। ज़ेलेंस्की को इस रियलिटी का सामना करना चाहिए और अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अभी ज़ेलेंस्की पूरे वर्ल्ड में एज अ हीरो जैसे पोर्ट्रे किए जा रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, जहाँ पे इतने सारे लोग मर रहे हैं, यूक्रेन एक छोटा सा देश है और रशिया का मिलिट्री फोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ज़ेलेंस्की को यहाँ पे बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, ना कि वो रोल निभाना चाहिए जो वर्ल्ड उनको, जो ताज पहनाया जा रहा है उनको। उनका सोल कंसर्न होना चाहिए देशवासियों की रक्षा। ये हीरोगिरी से कुछ होने नहीं वाला। अगर ज़ेलेंस्की को लगता है कि इस तरह की सपोर्ट से वो रशिया को हरा नहीं सकते हैं, तो उनको कोई दूसरा मेथड यूज करना चाहिए क्योंकि उनको क्लियरली पता चल गया है कि यूएसए एंड नाटो कंट्रीज उनको उस वे में हेल्प कर नहीं रहे हैं जिस वे में उनको मदद चाहिए, और इनके छूटे वादों के ऊपर वो निर्भर नहीं कर सकते, कोई डिपेंड नहीं कर सकता। और इसका अंजाम क्या हो रहा है? यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, यूएसए के लोग नहीं मर रहे हैं यहाँ पे, और यूरोप के लोग भी नहीं मर रहे हैं। तो मेन थिंग इज, अभी जो स्टेप ज़ेलेंस्की ले रहे हैं उसे बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए। अभी एक क्लियर चीज यही है कि नाटो के कंट्रीज खुद डरे सहमे हुए हैं, पुतिन से कोई पंगा लेना नहीं चाहता। अभी सब लोग सोच रहे हैं कि ये वॉर, पहले जब हमने फर्स्ट डे पे देखा था तो लगा था कि फर्स्ट डे पे एंड हो जाएगा, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि रशिया इतना बड़ा रिच कंट्री नहीं है। एक बहुत
पावरफुल मिलिट्री आर्मी है, पर उसको मिलिट्री को संभालने के लिए पैसे भी तो चाहिए। उन लोग कितना झेलेंगे ये सब। रशिया को विरासत में बहुत सारी चीजें मिल गई। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि उनको न्यूक्लियर हेड्स मिल गए, स्ट्रॉन्ग आर्मी मिल गई, तेल एंड ऑयल मिल गया, ये सब अच्छी बात है, लेकिन इसे सस्टेन करना मेन थिंग है। और रशिया को साथ ही साथ एक क्रेजी प्रेसिडेंट भी मिल गया है जो कि इतना ज्यादा पावर हंग्री है कि उसे समझ में नहीं आता उसे क्या सोचना चाहिए और रियलिटी क्या है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके अपने देशवासी इतना ज्यादा भुगत रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि रशिया में अभी भी कोई भी कार्ड्स नहीं चल रहे, एटीएम्स के बाहर लाइन लगी हुई है, गूगल पे नहीं चल रहा है, अमेजॉन पे नहीं चल रहा है, कोई भी प्रकार का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा है। तो वहां की जनता ऑलरेडी परेशान हो चुकी है और ऊपर से ये वॉर। रशिया के प्रेसिडेंट ने सिर्फ अपने ईगो के चलते ये वॉर शुरू तो कर दिया, पर इसका जो खामियाजा है वो पूरा वर्ल्ड झेलेगा, खासकर रशिया वाले। मुझे एक चीज बहुत अजीब लगी जब मैं इंटरव्यू देख रही थी, वो ये था कि पुतिन के ऐसे ऐसे विचारधारा है, ऐसे ऐसे सेल्फ मेड बिलीव्स है। जैसे उन्होंने बोला है कि यूक्रेन के सारे लोग, मेजॉरिटी लोग नियो नाजी है। वो ये भी मानते हैं कि रशिया यूक्रेन एक देश है। Украина целиком и полностью была создана Россией. Putin has long claimed Ukraine belongs to Russia and they are one people. We're not just close neighbors, we're one nation. But Ukraine is a sovereign nation with its own language, culture, and political system. And while the two countries do have a shared history, Ukraine has fought hard for its own identity. लेकिन सबसे मेन है वो समझते हैं कि नाटो उन पे हमला कर देगा। अभी तक किसी भी नाटो कंट्रीज ने उनको कोई इंडिकेशन नहीं दिया था हमला करने का, पर वो ऑफेंसिव हो गए। तो ये सब जो कॉम्बिनेशन है ये बनाता है आज का रशिया, जिसका फ्यूचर आने वाले टाइम्स में सुनहरा तो लग नहीं रहा है। दिस इज वेरी डार्क, ये क्लियर कट चीज है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये जाके नॉर्थ कोरिया बन जाएगा। और यूएन में हमेशा नॉर्थ कोरिया पुतिन को सपोर्ट करता है। जैसे नॉर्थ कोरिया पूरे वर्ल्ड से आइसोलेट हो गया है, वैसे ही रशिया भी आइसोलेट हो जाएगा। पर पुतिन को ऐसा लग रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और अगर उनका आइसोलेशन ऐसा ही चलता रहा तो रशिया में जो फाइनेंशियल लॉस होगा वो तो बहुत बड़ा होगा। इकोनॉमिक लॉस इतना ज़्यादा हो सकता है कि रशिया जो टॉप 10 कंट्रीज में हम लोग नहीं गिनते उनमें तो दिखाई भी नहीं देगा। और इस वॉर का जो आफ्टर इफेक्ट होगा उनको सालों तक झेलना पड़ेगा। आने वाले टाइम्स में एक चीज़ मैं आपको आगाह कर देती हूँ, रशिया में मार्शल लॉ लग सकता है। और अगर मार्शल लॉ लग गया तो पूरा का पूरा पावर पुतिन पे आ जाएगा। जनता बहुत ज़्यादा पिसेगी और बहुत ज़्यादा सहेगी आने वाले टाइम्स में। और अभी तक जितने सारे रिपोर्ट्स आए हैं, जितने ज़्यादा न्यूज़ आए हैं, रशियन लोग, मतलब आम रशियन लोग, रूस के लोग ये वॉर को सपोर्ट नहीं करते। रशियंस के बहुत सारे रिश्तेदार यूक्रेन में हैं। तो आप सोचिए, दो कंट्री जो एक्चुअली मिल बांट के रह सकती थी, खुशी खुशी रह सकते थे, पुतिन के ईगो के चलते ये वॉर लग गया। जैसा कि हालत रशिया में है, मतलब रशिया की इकोनॉमी को देखते हुए और मिलिट्री पावर को भी देखते हुए, अगर ये वॉर 1 महीने और चला तो रशिया का बहुत बुरा हाल होगा। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि ये वॉर 1 महीने तक और चलेगा एट द मोस्ट। और पुतिन इतना सस्टेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये देश ही सस्टेन नहीं कर पाएगा। लगता है इनका मकसद ये है, जैसे सैंक्शंस, यूएसए के सैंक्शंस उनके ऊपर लगे हैं, उसका इफेक्ट तो रशियन इकोनॉमी पे पड़ने ही वाला है। क्रीमिया एंड डॉनबस का रीजन हथिया के ये युद्ध को समाप्त करके निकल लेंगे। और साथ में जो साउथ का जो रीजन है उनको भी नहीं छोड़ेंगे। यूक्रेन को और ब्लैक सी को अलग कर देंगे, किसी कांटेक्ट में नहीं रखेंगे। इससे यूक्रेन का जो ट्रेड सिस्टम है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होगा। यही लगता है उनका मकसद। ये साफ बात तो है कि रशिया को यूक्रेन में रहने का कोई प्लान नहीं है। उनका प्लान ये नहीं है, यूक्रेन के बहुत से रीजन्स को ले लेना उनका प्लान है। पुतिन ने एक चीज समझा दिया यूक्रेन को कि अगर आप रशिया से पंगा लोगे तो वो मारेगा, ही हिट्स बैक। और ऐसा मारेगा कि कोई भी कंट्री, कोई भी बीच बचाव करने के लिए नहीं आ पाएंगे। पुतिन का कोई भरोसा ही नहीं है, वो कब कहाँ क्या कर दे। अभी सभी हिले हुए हैं, सभी कंट्रीज कॉशियस है अभी। और एक सबक जो हम सबको ये मिल रहा है कि यूएसए एंड वेस्टर्न कंट्रीज पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और एंड में मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगी कि इवन यूरोपियन देश का खोखलापन भी समझ में आ रहा है, इंडिसिव नेचर भी समझ में आ रहा है। यूरोप उतना स्ट्रांग नहीं है जिस वे में हम सोचते थे। अब आगे देखते हैं क्या होता है, आने वाले टाइम्स में क्या होता है। 1 महीने तक तो टाइम हमें देना ही पड़ेगा कि चीजें कैसे बदलती है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ट्यून इन रहिए क्योंकि मैं आने वाले टाइम्स में भी और भी ऐसे वीडियोस बनाने वाली हूँ, क्योंकि जो एक्चुअल मेन मुद्दा है इस वॉर का, ये सभी कंट्रीज को जानना चाहिए एंड अवेयर रहना चाहिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।